हेलो एवरीवन, तो कैसे हो बच्चों। आई होप सो मन लगा के पढ़ रहे होगे और बहुत अच्छे मस्त रह रहे होगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड द कन्वेंशंस। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्सेप्ट्स होते क्या है बेसिकली। दोस्त बच्चों, ये जो है ना बेसिकली रूल्स है हमारे अकाउंटिंग के। अगर हम एक नेक्स्ट स्टेप और अकाउंटिंग में लेने जा रहे हैं उससे पहले हमें रूल्स समझना जरूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशंस है हमारे लिए। ये बहुत एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स लोगों ने बनाए हैं सो दैट कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो सके और दूसरे उस पर ट्रस्ट कर सकें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग नया चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपनी अकाउंटिंग। आज मैं आपको ये 3 बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि आगे की कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स भी आपको मिल जाए। बच्चों, हमारी जो पहली कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, देखो नाम से पता चल रहा है। कंसर्न मतलब फर्म को बोलते हैं, गोइंग मतलब कंटिन्यू। जो चीज जो हमारी फर्म है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है। कैसे डिटेल में समझते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ये मान के चलता है, जो भी पर्सन बिजनेस शुरू करता है वो ये मान के चलता है कि वो बिजनेस मेरा लॉन्ग टर्म तक चलेगा। वो कभी ये नहीं सोचता कि आज शाम को मैं दुकान बंद करूंगा तो कल सुबह मेरी दुकान नहीं खुलेगी। वो एक अलग बात है कि मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के साथ में, वो एक अलग चीज है। बट वो ये ही मान के चलता है कि मेरा बिजनेस रेगुलर चलता रहेगा फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर एंड द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और इन द बुक्स ऑन दिस assumption। और जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सिर्फ इसी एजम्पशंस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अब इसमें आपको एक तो ये मीनिंग में लिख के आना है और इसके अलावा आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स बता रहा हूँ, वो साथ में आप लिख के आएंगे, जिससे कि ये प्रूव होगा कि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लोग मान के चलते हैं बिजनेस। पहला एग्जांपल है, इट इज ऑन दिस, वो है इट इज ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। जितनी भी हम फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में खरीदते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। एंड डेप्रिसिएशन एक चार्ज किया जाता है। अगर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम भी होती है तो उस पर डेप्रिसिएशन बोला जाता है। उसको कैसे देखो समझते हैं। अगर सपोज एक मशीनरी हमने 10 लाख रुपए की खरीदी, कोई भी मशीनरी हमने 10 लाख रुपए की खरीदी और वो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, यानी कि वो 10 साल चलेगी। तो अगर हम आज उसको 10 लाख रुपए की खरीद रहे हैं और वो 10 लाख रुपए अगर आज ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे या अपने खर्चे में दिखा देंगे तो हमारी तो कंपनी की स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि भाई इतना तो प्रॉफिट हमने कमाया ही नहीं और उस चीज को हम यूज करेंगे आगे आने वाले 10 सालों तक। तो हम क्या करते हैं कि 10 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करके जो 1 लाख रुपए आया वो 1 लाख रुपए हर साल एक्सपेंस में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से। तो एक तो ये एग्जांपल आपको लिख के आना है, क्योंकि ये गोइंग कंसर्न है ना। 10 साल तक मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस चलेगा, मैं ये नहीं मान रहा कि मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। नंबर दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो, बिकॉज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आउटसाइडर पार्टीज एंटर्ड इनटू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी आउटसाइडर पार्टीज हैं जो हमें पैसा दे रही है, सपोज मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ 5 साल के लिए, तो जब मैं 5 साल के लिए लोन ले रहा हूँ तो बैंक तो ये मान के चल रहा है ना कि मेरा बिजनेस 5 साल तक चलेगा, तभी तो वो लोन दे रहा है, नहीं तो वो क्यों देगा। अगर उसको ये डर रहेगा कि इसका तो कल बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑन दिस कॉन्सेप्ट बैंक्स भी काम करते हैं। एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम उधार में माल खरीदते हैं, महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट करते हैं, वो भी तो यही मान के चलते हैं कि इसका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, फिर वो आगे और उधार देता रहता है, हम उसका पिछला पैसा देते रहते हैं। तो ये 2 एग्जांपल आपने जरूर लिख के आने हैं इसके अंदर कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का नंबर 1 मतलब ये कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। सेकेंडली एग्जाम्पल में आप प्रूव करोगे कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्रूव करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको उतारना है तो उतार लीजिए, नोट कर लीजिए सो दैट कि मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। Our second concept is that is consistency concept। Consistency का मतलब आई थिंक आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि consistency का मतलब होता है लगातार किसी भी चीज को करना। यहाँ पे उसका मतलब क्या हम देखते हैं। The concept states that the accounting principles and methods should be remain consistent from one year to another year। आपने जो मेथड एक बार चूज कर लिया, अच्छे से सोच समझ के चूज कर लो, उसको फिर अगले आने वाले 1-2 साल तक बदलना नहीं है आपने। ये नहीं कि आप एक साल कोई मेथड लगाते हो दूसरे साल कोई और मेथड लगाते हो। ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा,
These should not be changed year to year in order to enable the manager to compare the profit and loss and the balance sheet. अगर आपके दोनों मेथड सेम है, सपोज पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है, तो आप अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके मेथड्स अगर आप बदलते रहेंगे तो कंपैरिजन में आपको एक्चुअल रियल पोजीशन नहीं पता चलेगी। हो सकता है चेंजेस जो है वो मेथड चेंज होने की वजह से आ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा दोनों पॉइंट ध्यान रखने, एक तो चेंज नहीं करना है, और चेंज क्यों नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए देखो, जैसे एनी ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं हमारे, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन मेथड। तो आप एक मेथड यूज कर लो किसी भी काम को करने का या डेप्रिसिएशन लगाने का, उसको फिर ईयर टू ईयर फॉलो करो उसको, सो दैट कि हमको कंपैरिजन में दिक्कत ना हो। मगर यहाँ पे नोट जरूर लिख के आना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट डज नॉट टेक इन द मीन दैट इफ डज नॉट अलाउ द फर्म टू चेंज। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चेंज करोगे ही नहीं, कभी नहीं चेंज करोगे, बस वही जो एक बार चूज कर लिया करते रहोगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है to change accounting methods, in that case accounting will become non flexible। फिर तो हमारी अकाउंटिंग नॉन फ्लेक्सिबल हो गई अगर हमने एक बार कर लिया चूज और फिर हम उसको बाद में चेंज नहीं कर पा रहे। नहीं, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यू टेक्निक विल भी कभी यूज नहीं होगी। तो सो इफ द अकाउंटेंट फील दैट द पर्टिकुलर मेथड will lead to better disclosure of the profit and loss account, अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अकाउंटेंट को लगता है कि मैं पिछले 2-3 साल से लगातार ये मेथड यूज कर रहा हूँ, बट अब ये वाला मेथड जो है वो मेरे प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को और अच्छा डिस्क्लोज कर सकता है, दिखा सकता है, तो वहाँ पे आप चेंज कर भी सकते हो। और फिर ये नहीं कि फिर अगले साल फिर चेंज कर दो, फिर उसको फॉलो करो 2-4 साल तक। तो it should be adopted and change should be mentioned in the footnote। और इन केस अगर आप 2-3 साल के बाद में कोई चेंज करते भी हो ना, तो अपने जहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हो उसके नीचे फुट नोट में लिख सकते हो कि लास्ट ईयर मैंने ये मेथड यूज किए थे 2-3 साल, अब इस साल से मैंने ये मेथड चेंज कर दिया, सो दैट कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर सको। तो बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि मेथड चेंज नहीं करने जल्दी से जल्दी, और अगर करने हैं तो उसको फुट नोट में दिखा देना है, और फिर उस मेथड को 2-3 साल तक फॉलो अप करना है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर एक और रह गई है हमारी एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो बताता हूँ, देन दिस वीडियो विल बी क्लोज। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है, फटाफट नोट करिए। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में जो हम बेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्रूअल बेस। दो तरीके के बेस होते हैं, एक होता है एक्रूअल बेस, एक होता है कैश बेसिस। वही इसमें हमने बहुत ध्यान से समझना है, अदरवाइज मैंने देखा है कि एंड तक कंफ्यूजन इसमें रह जाता है। तो इट प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू कैश बेसिस। तो आप ये ध्यान रखो कि दो तरीके के बेस होते हैं ट्रांजैक्शंस करने के, वन इज एक्रूअल बेस, वन इज कैश बेसिस। तो हम कौन सा यूज करते हैं? पहले पॉइंट में हमने बता दिया कि हम एक्रूअल बेस यूज करते हैं। अब दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से, एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। एक्रूअल कांसेप्ट रेवेन्यू में भी और एक्सपेंस में इक्वली यूज होता है, यानी कि दोनों को एक ही तरीके से होता है। इन एक्रूअल कांसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश रिसीव्ड और नॉट। जब हमारी सेल होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वेदर उसका हमें कैश मिला हो या ना मिला हो, दैट इज कॉल्ड द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस में क्या होता है, हम केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसपे हमें कैश मिला होता है या हमने कैश पे किया होता है। एक्रूअल में ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल आप एक बात ये तो बिल्कुल ध्यान दे लीजिए कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों के लिए इक्वली ट्रीटमेंट होता है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा जब सेल्स होगी हमारी। जैसे अभी इस समय मई चल रहा है, तो 5 मई है, जैसे सपोज एक डेट एक्सपेक्ट कर लेते हैं, 5 मई को अगर हमारी सेल हो रही है और पैसा उसका हमें अगले महीने आना है क्योंकि उधार में सेल हो रही है, तो हम ट्रांजैक्शंस को 5 मई को ही रिकॉर्ड करेंगे। इससे हमें मतलब नहीं कि उसका पैसा कब आना है। लेकिन यही अगर कैश बेसिस होता है तो हम उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन कैश आएगा, अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट हम बात कर रहे हैं मेन एक्रूअल, हमें समझना है एक्रूअल बेस। सेम में एक्सपेंस भी तब रिकॉर्ड होगा जबकि वो एक्चुअल में ड्यू हुआ है, चाहे उसको पे किया है हमने या नहीं पे किया। सपोज ये मई चल रहा है, तो मई की जो सैलरी हम जिस एम्प्लॉय को देंगे वो मई में ही कैलकुलेट की जाएगी, चाहे हम उसे दें जून में
या जुलाई में, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक्सपेंस पेड का हुआ, वो ड्यू हो गया। आपका रेंट, आपका किराया, आपका बिजली का बिल, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर महीने ड्यू हो जाती हैं। पे जब भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ड्यू होगा तब रिकॉर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एक्रूअल बेस। तो यानी कि दो बातों को आप बहुत ध्यान से समझ लो, एक तो हमारे यहाँ एक्रूअल बेस यूज होता है, ना कि कैश बेसिस। रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है। रेवेन्यू में जब सेल होती है तभी रिकॉर्ड हो जाता है, कैश रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ और नहीं मतलब। ऐसी एक्सपेंस केसेस में क्या होता है, पेमेंट हुआ या नहीं हुआ नहीं मतलब, जब ड्यू होता है तब रिकॉर्ड होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि टू ascertain the true profit and loss for an accounting period and to show the true financial position। तो जब ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें तभी पता चलेगा जब हम उस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस और इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड। जब हम सेम अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस और इनकम लिखेंगे, एक साइड पे हम इनकम लिख देंगे, एक साइड पे हम एक्सपेंसेस लिख देंगे, तभी तो हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। इन अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर द कैश पेड और नॉट, चाहे उसका कैश रिसीव हुआ हो या पेड हुआ हो या नहीं हुआ, उससे हमें मतलब नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये बात आपने याद रखी, क्योंकि हम इसमें मैच कर रहे हैं। किसको मैच कर रहे हैं? अपनी इनकम को अपने एक्सपेंसेस से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली है, तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। हमारी तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट्स हो गई हैं। अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें बाकी की 4 कॉन्सेप्ट्स और होंगी, और 3 पार्ट में मैं ये वीडियो चैप्टर खत्म कर दूंगा आपका। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट कि आगे के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और जो है क्या कहते हैं, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।